आपका ब्लूम्स एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। तो आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं केक के बारे में। ठीक है, केक कि भाई केक क्या होता है और केक के क्या कार्य होते हैं, केक की नियुक्ति कौन करता है, पदावधि कार्यकाल कौन हटाता है, कितना वेतन बनता है, वो सारी बातें आज के सेशन में हम करने वाले हैं। तो केक को बोलते हैं नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, इंग्लिश में बोलते हैं कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, तो हिंदी में इसे बोलते हैं नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक बोलते हैं केक को। अच्छा, ये केक का काम क्या होता है, देखो वो तो हम धीरे धीरे आगे सीक्वेंस से की चीजें पढ़ेंगे, लेकिन अभी आप मान के चलिए केक का मतलब होता है कि केक का जनरली जो मुख्य कार्य होता है वो ये होता है कि भारत सरकार जितना भी खर्चा करती है अपने कार्यकाल के दौरान है एक साल में, उस खर्चे को कितना पैसा कहाँ लगा उसकी लेखा परीक्षा करना, उसका लेखा जोखा रखना, ये काम किसका है, ये केक का है। तो अभी आप इतना मान के चलिए, धीरे धीरे हम आगे एक एक चीज को सीक्वेंस से पढ़ेंगे, आपको समझ में आ जाएगा कि भारत सरकार के अंदर जितना खर्चा लगा, उस खर्चे को देखना कि कितना पैसा कहाँ लगा, क्या सही वहां लगा है या नहीं लगा है, इसकी जो है रिकॉर्ड रखना, वो केक का काम होता है। तो अभी आपके लिए इतना सफिशिएंट है केक के बारे में जानने के लिए, बाकी सीक्वेंस से चीजें आगे आगे हम बढ़ते जाएंगे। अच्छा, केक है, देखो केक है ना, केक एक संवैधानिक निकाय है। संवैधानिक निकाय का मतलब क्या होता है कि ये जो केक है, केक है वो क्या है, संवैधानिक निकाय है। केक संवैधानिक निकाय कैसे, देखो केक एक संवैधानिक निकाय, संवैधानिक निकाय इसलिए कि भाई इसका उल्लेख संविधान में किया गया है, इसलिए एक संवैधानिक निकाय है। निकाय हम उसको कहते हैं कि संस्था को कहते हैं जिसका एक अध्यक्ष होता है, जिसकी खुद की एक मोहर होती है, जिसके खुद का एक कार्यालय होता है ना? तो ये अपने आप में क्या है, ये एक सदस्य संस्था है। और जब एक सदस्य संस्था है तो खुद की इसकी मोहर होती है, इसके कर्मचारी होते हैं, इसका एक अध्यक्ष होता है, इसका कार्यालय होता है, तो ये सारी चीजें होती है। तो इसलिए क्या एक तरह का एक निकाय है। और ये निकाय कैसे है, संवैधानिक निकाय है, क्योंकि इसका उल्लेख संविधान में किया गया है। तो फिर सर संविधान में कहाँ उल्लेख किया गया है, देखो संविधान के अंदर जो भाग 5 है, संविधान के अंदर जो भाग 5 है, और इस भाग 5 के अध्याय जो 5 है, अध्याय 5 के अंदर और आर्टिकल 148 से 151 तक, यानी कि अनुच्छेद 148 से लेकर 151 तक क्या है, इसका उल्लेख किया गया है। ठीक है, ये बात तो समझ में आ गई। दूसरी बात, ये जो केग है ये संवैधानिक निकाय हो गया। ठीक है, हाँ ये हो गया। ठीक है, अब भाई कहाँ उल्लेख किया गया, भाग 5 के अध्याय 5 में और अनुच्छेद 148 से 151 तक। अच्छा, अब क्या है कि ये जो केक है, इसे जब ये काम करता है तो इसे सिविल न्यायालय की शक्तियां प्राप्त है। किसकी प्राप्त है, सिविल न्यायालय की शक्तियां प्राप्त है। भाई जब ये काम करेगा तो इसे कुछ शक्तियां चाहिए ना, तो ये इसे जो दीवानी शक्तियां हैं वो इसे प्राप्त है, दीवानी न्यायालय की शक्तियां इसे प्राप्त है। अब याद रखना, अब हम मोटी मोटी बात करते हैं कि सर ये जो केक है वो केक इसका पद सर्जन कब हुआ, तो कहते हैं कि देखो ये काल, इसका जो पद सर्जन है ना, पद सर्जन यानी ये पद जब बना कब, तो ये पद तो ब्रिटिश काल के समय, जब 1919 का जो मॉन्टेग्यू चम्सफोर्ड एक्ट आता है, चम्सफोर्ड एक्ट आता है, उसके तहत है ना 1921 में क्या है, केक का पद हम क्या कर देते, केक इसका पद क्या करते, सर्जित कर देते हैं। 1919 के मॉन्टेग्यू चम्सफोर्ड एक्ट
के तहत 1921 में इस पद का सृजन करते हैं, जबकि इस पद की स्थापना पहले ही हो चुकी है, क्योंकि एक संस्था है, तो इस संस्था की स्थापना है ना, इस स्थापना ब्रिटिश काल में हो चुकी थी। जब स्थापना है वो 16 नवंबर 1860 में, उस समय भारत के जो गवर्नर जनरल थे वो लॉर्ड कैनिंग थे, तो 1960 में इसकी स्थापना हो चुकी थी। और उस समय गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कैनिंग थे। तो उस समय इसकी स्थापना हो चुकी थी। ठीक है भाई, हमने पढ़ लिया संवैधानिक निकाय है तो कहाँ इसका उल्लेख किया गया है, और एक सिविल न्यायालय की शक्तियां प्राप्त है इसे। दूसरी बात हमने बोला इसका पद का सृजन कब हुआ? 1919 का जो मॉन्टेग्यू चम्सफोर्ड एक्ट है उसके तहत 1921 के अंदर इसकी स्थापना पद सर्जित कर दिया। और जबकि चूंकि ये संस्था पहले ही बन चुकी थी, क्योंकि एक सदस्य संस्था है, ये संस्था कैसी है? ये कैसी संस्था है? देखो ये संस्था है ना, वो एक सदस्य संस्था है, एक सदस्य संस्था है, तो इसका उल्लेख कहाँ किया गया? एक सदस्य संस्था है तो इसका उल्लेख आर्टिकल 148 में कह रखा है कि भारत का एक नियंत्रक महालेखा परीक्षक होगा। तो इतनी बात आपको पता चल गई है कि भाई के एक संवैधानिक पद है, ठीक है, क्योंकि इसका संविधान में उल्लेख किया गया इसलिए संवैधानिक पद है, सिविल न्यायालय की शक्तियां प्राप्त है इसे। दूसरी बात, इसका पद सृजन 1919 के मॉन्टेग्यू चम्सफोर्ड एक्ट के तहत हुआ, और इसकी स्थापना ब्रिटिश काल में 1860 के समय, जब लॉर्ड कैनिंग था भारत का गवर्नर जनरल, उस समय इसकी क्या है स्थापना हो चुकी है। और इसका हेडक्वार्टर है भाई, इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय वो नई दिल्ली के अंदर है, नई दिल्ली के अंदर इसका मुख्यालय। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अच्छा, एक एक चीज हमने ये पढ़ ली कि भाई के का पद है ना, उसकी स्थापना, पद सृजन, एक संस्था निकाय है। तो दूसरी बात, एक चीज पॉइंट आप और लिखना कि भारतीय संविधान के जो जितने भी मान प्रबुद्धजन लोग हैं, उनमें से बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जो प्राप्त समिति के अध्यक्ष थे, बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं कि जो ये केग है, ये केग बहुत महत्वपूर्ण अधिकारी है। ये इतना महत्वपूर्ण अधिकारी है कि भारतीय संविधान के जितने भी जो संरक्षक है, जैसे सुप्रीम कोर्ट को भारतीय संविधान का संरक्षक कहते हैं, और भी जितनी जैसे निर्वाचन आयोग केंद्रीय, वो भी संरक्षक के रूप में कार्य करता है, वैसे एक बहुत ही महत्वपूर्ण अधिकारी कौन है? केग है। केग होता है भारत की जो जितनी भी जो वित्तीय व्यवस्था है उसको संभालने का काम किसका होता है? केग का होता है। केग भारतीय संविधान की जो वित्तीय व्यवस्था है उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। वो कौन करता है? वो केग करता है। देखो, एक तो केग अपना होता है भाई, इंडिया का केग है, और इसकी तुलना अगर ब्रिटेन के केग से करते हैं तो ब्रिटेन के केग में शक्तियां इंडिया केग के तुलना में ज्यादा है। क्यों? क्योंकि अपना केग, जहाँ भारतीय केग की बात करते हैं, इसे नियंत्रक और मालेका परीक्षक कहते हैं, जबकि ये मालेका परीक्षक परीक्षक के रूप में तो भूमिका अदा करते हैं, पर इसकी नियंत्रक के रूप में इतनी भूमिका नहीं है। जबकि ब्रिटेन का केग है वो क्या है, एक नियंत्रक के रूप में भी कार्य करता है। पर अपने इंडिया के केग में जनरली क्या होता है कि केग है वो केवल पैसे खर्च होने के बाद में उसका केवल मात्र इतना सा काम रह जाता है कि वो केवल उसके लिए का परीक्षा करता है कि भाई कितना पैसा कहाँ लगा, आप इसको बस ये लिख लो, इतने पैसे यहाँ लगे, इतने यहाँ लगे हैं। वो तमाम तरह की बातें खैर आगे हम एक एक आर्टिकल के थ्रू उसको करेंगे, खैर आप इतने इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। और अम्बेडकर का, बाबा साहब अम्बेडकर का एक कोटेशन है, वो भी आप याद लिख लेना कि बी आर अम्बेडकर कहते हैं, अम्बेडकर कहते हैं कि एक महत्वपूर्ण अधिकारी है, अधिकारी है, ठीक है। हमने भाई एक चीजें पढ़ ली कि एक संवैधानिक पद है, जिसका उल्लेख संविधान के आर्टिकल 148 से 151 में किया गया है। उसके बाद हमने पढ़ा कि इसका पद सर्जन है, वो पद सर्जन 1919 के मॉन्टेग्यू चम्सफोर्ड एक्ट के तहत हुआ है। उसके बाद में हमने देख लिया कि भाई साहब इसकी स्थापना वो ब्रिटिश काल में लॉर्ड कैनिंग के समय 1860 के समय हो चुकी थी, ठीक है। और बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था ये एक बहुत महत्वपूर्ण अधिकारी है। अब हम बात करने की इसकी नियुक्ति कौन करता है, कार्यकाल कितना होता है, शपथ कौन दिलाता है, इसको सारी चीजें।
हम बात करते हैं कि भाई इसका नियुक्ति कौन करता है, नियुक्ति कौन करता है, शपथ कौन दिलाता है, शपथ दिलाता है, फिर कार्यकाल कितना होगा, कार्यकाल के बाद में त्याग पत्र किसको देगा, ठीक है, त्याग पत्र के बाद में इसे हटाया किसे जाएगा, हटाया जाएगा, हटाया जाना कैसे जाएगा, उसके बाद में अब इसकी वेतन भत्ते कितनी है, इसकी योग्यता कितनी है, तो योग्यता क्या है, उसके बाद में इसकी सेवा शर्तें क्या है, इन बातों पे हम चर्चा करेंगे। देखो इसकी नियुक्ति है, वो नियुक्ति करता है भारत का राष्ट्रपति। कौन करता है, राष्ट्रपति जी करते हैं। और किस किस सिफारिश पे करता है, जो केंद्रीय मंत्रिपरिषद होती है ना, केंद्रीय मंत्रिपरिषद की जो सिफारिश है ना, केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर इसकी नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। अच्छा फिर शपथ कौन दिलाता है, भाई जिसने नियुक्ति की वही शपथ दिलाएगा, शपथ भी कौन दिलाता है, ये शपथ भी राष्ट्रपति दिलाता है। अच्छा फिर कार्यकाल कितना होगा, देखो कार्यकाल इसका ये होता है कि 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले पहले कैसे, यहाँ पे कंफ्यूजन वाली बात ये है, थोड़ी सी है, मैं बता देता हूँ कि मान लीजिए कोई व्यक्ति जो 60 साल की उम्र में केक बनता है, तो अब वो पूरे 6 साल काम नहीं करेगा, क्योंकि 6 करेगा तो 60 और 66 हो जाएगा, जबकि वो 5 साल ही काम करेगा, क्योंकि अधिकतम बोला है कि 65 साल तक काम कर सकते हो। हाँ अगर आप मान लीजिए 55 साल के एज में आप केक बनते हो, तब आप 6 साल की एज, जो 6 साल का अपना कार्यकाल है वो पूर्ण कर सको, क्योंकि 55 अच्छा 61 हो गए, अभी तक आपकी 65 हुई नहीं है ना। तो इस हिसाब से देख लेना कि जहाँ अगर आपके पहले अगर जो जो भी इसमें पूरी होगी ना, दोनों में से एज, उसके हिसाब से आपको कार्यकाल करना है। तो ये हुई। उसके बाद में त्याग पत्र किसको देगा, जिसने नियुक्ति की है उसी को त्याग पत्र देगा। त्याग पत्र भी किसको देता है, भाई राष्ट्रपति को देगा त्याग पत्र भी, ठीक है। हटाया, इसे हटाया कैसे देता है, इसे हटाया जो सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं ना, सुप्रीम कोर्ट के जजों के समान इसे हटाया जाता है, ठीक है। अच्छा सुप्रीम कोर्ट के जजों को कैसे हटाया जाता है, संसद के अंदर क्या है, जितने विधेयक होते हैं वो क्या जो संसद के अंदर जो सांसद है वो एक विधेयक लेके आते हैं, उस विधेयक पर विशेष बहुमत के पारित होने के बाद में राष्ट्रपति है उसे हटा देता है। वैसे ही सेम प्रक्रिया क्या है, केक के लिए अप्लाई होती है। हटाने का प्रोसेस तब आता है जब वो क्या तो कोई लाभ का पद धारण कर ले अन्य, या फिर कोई संविधान का अतिक्रमण करे, या कोई सिद्ध कदाचार के आधार पर इसे हटाया जा सकता है। बाकी कार्यकाल पूर्ण करने के बाद तो अपने आप इनका पद है वो रिक्त हो जाता है। वेतन भत्ते क्या है, वेतन भत्ते भी नहीं सुप्रीम कोर्ट के जज के समान मिलते हैं, है ना। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य जज के समान ही मिलते, क्योंकि मुख्य जो जज है सीजीआई है उसकी वेतन तो 2,80,000 रुपए है, जबकि अन्य जज है उनके समान वेतन भत्ते मिलते हैं, कितने मिलते हैं, 2,50,000 रुपए पर मंथ मिलते हैं इन्हें। अच्छा ये इन्हें वेतन कहाँ से किया जाता है, ये वेतन भारत की जो संचित निधि है ना, भारत की संचित निधि से दिया जाता है, भारत की संचित निधि से दिया जाता है। अच्छा योग्यता क्या है, देखो योग्यता ये है कि भारतीय संविधान के अंदर इसकी योग्यता का उल्लेख नहीं है, संविधान में इसकी योग्यता क्या है, संविधान में योग्यता का उल्लेख नहीं है, तो फिर उल्लेख नहीं है तो बनाते किसको है। तो संविधान में जब उल्लेख नहीं है तो कहते हैं कि तो भारतीय प्रशासनिक सेवा के जो सीनियर अधिकारी होते हैं ना, उन्हें जनरली हम क्या बनाते हैं, केक बनाते हैं। तो जितने भी जो आईएएस अधिकारी है ना, उन्हें हम क्या बनाते हैं जी, केक बनाते हैं, ठीक है जी। सेवा शर्तें क्या है, सेवा शर्तें ये है कि किए गए वो सेवानिवृत्ति के बाद में लाभ का पद धारण नहीं कर सकता। क्या नहीं कर सकता भाई, आप सेवानिवृत्त हो गए, एक बार रिटायरमेंट हो गया आपका, उसके बाद में आप क्या है कि लाभ का पद धारण नहीं करोगे। क्या नहीं करोगे, लाभ का पद धारण
नहीं करोगे तो क्या करेंगे? तो आप एक काम कर सकते हो क्या, कि आप क्या बन सकते हो, आप राष्ट्रपति बन सकते हो, आप राज्यपाल बन सकते हो, आप मंत्री बन सकते हो। ये क्या है? ये लाभ के पद के अंदर नहीं आते। ठीक है, तो हमने देखा कि नियुक्ति कौन करता है, केंद्रीय परिषद की सिफारिश पर, मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर राष्ट्रपति करता है। उसके बाद में शपथ भी राष्ट्रपति दिलाता है। उसके बाद में कार्यकाल 665 है। उसके बाद में शपथ राष्ट्रपति, त्याग पत्र भी राष्ट्रपति को देता है। उसके बाद में हटाया सुप्रीम कोर्ट के जजों के समान हटाया जाता है। उसके बाद में वेतन भत्ते, सुप्रीम कोर्ट के जजों के जो अन्य जज है उनके समान वेतन भत्ते मिलते हैं। योग्यता, भारतीय संविधान के अंदर योग्यता को उल्लेख तो नहीं है, लेकिन जो सीनियर आईएएस अधिकारी है उन्हें हम क्या बनाते हैं, केग बनाते हैं। फिर सेवा शर्तें क्या है सर? सेवा शर्तें ये है कि जो भारतीय संविधान के अंदर ये कह दिया हमने कि भाई इसका उल्लेख नहीं है, तो सीनियर आईएएस अधिकारी को बनाते हैं। और सेवा शर्तें में मुख्य बात ये है कि ये सेवानिवृत्ति के बाद में वो लाभ का पद धारण नहीं करता। तो जब लाभ का पद धारण नहीं करता तो क्या बन सकता है? ये बन सकता है कि आप या तो राष्ट्रपति बन सकते हो, या राज्यपाल बन सकते हो, या फिर आप मंत्री बन सकते हो, और कोई भी किसी कंपनी के अंदर आप अध्यक्ष नहीं बन सकते, और भी किसी प्रकार का लाभ का पद धारण नहीं कर सकते। पर ये लाभ के पद के अंदर नहीं काउंट होते। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो ये बातें तो हमने महत्वपूर्ण जो फैक्ट वैक्ट है वो तो हमने डिस्कस कर ली। अब हम एक एक चीजें वो आर्टिकल के थ्रू पढ़ते हैं, ताकि पढ़ने में चीजें थोड़ी सी आसान हो जाए। अब हमने देख लिया भाई नियुक्ति कौन करता है, नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, शपथ भी राष्ट्रपति जाता है, फिर त्याग पत्र भी राष्ट्रपति को देगा, और इसका कार्यकाल है वो 665 होता है। ठीक है, और योग्यता को लेकर भारतीय संविधान के अंदर नहीं दे रखा है, और जब योग्यता को उल्लेख नहीं दे रखा है, ठीक है, उसके बाद सेवा शर्तों में है कि सेवानिवृत्ति के बाद लाभ का पद धारण नहीं करेगा, राष्ट्रपति, राज्यपाल और मंत्री बन सकता है। अब हम बात करते हैं एक एक आर्टिकल की। भाई आर्टिकल का उल्लेख हमने देखा कि 148 से लेकर 151 तक आर्टिकल दे रखा है। तो इसमें जो आर्टिकल सबसे पहले जो आर्टिकल 148 है, 48 ये कहता है कि भारत का एक नियंत्रक एवं मालिका परीक्षक होगा। ठीक है, आर्टिकल 149 क्या कहता है? इसके अंदर जो केग होता है ना, इसके कार्य व शक्तियां हैं। कार्य शक्तियां क्या है? अब इसके अंदर एक चीज याद रखना कि ये जो केग है ना, ये भारत सरकार है, जितने भी खर्चे होते हैं, यानी जो भारत सरकार है, भारत सरकार के जितना भी खर्चा होता है, उस खर्चे की क्या करता है? लेखा परीक्षा करता है ना, या मान लीजिए परीक्षण करता है उसका। क्या करता है? वो लेखा परीक्षा करता है कि भाई कितना पैसा कहाँ लगा। ठीक है, और मतलब कितना पैसा कहाँ लगा और कितने पैसे कहाँ मतलब नहीं लगे, वो सारी ऑडिटिंग है जितनी भी है वो केक करता है। दूसरी चीजें हैं वो ये है कि ये जो भारत सरकार व राज्य सरकार है, इन दोनों की जो संचालित कोई भी कंपनी है, इन दोनों के द्वारा अगर कोई संचालित, या तो भारत सरकार या राज्य सरकार के द्वारा संचालित अगर कोई निकाय है, उसके जितने भी जो आय व्यय होते हैं उनका परीक्षण कौन करता है? उनका परीक्षण भी केक करता है। उसके भी आय और जो भी है उसका परीक्षण कौन करता है? उसका परीक्षण भी केक करता है। दूसरी बात, तीसरी बात ये कि केक होता है वो राष्ट्रपति व जो राज्यपाल है, राष्ट्रपति और राज्यपाल है, इनके द्वारा सौंपे गए जो अन्य कार्य भी ना, सौंपे अन्य काम भी क्या है? करता है।
एक चीज हमने क्या पढ़ी, एक चीज हमने ये पढ़ी कि भाई आर्टिकल 149 है, उसमें दे रहा है के कार्य एवं शक्तियां। इसमें 1 नंबर पॉइंट हमने लिखा कि भारत सरकार का जितना भी खर्चा होता है उस खर्चे का लेखा जोखा रखना, ये किसका काम होता है, केक का होता है ना, कि भाई रिकॉर्ड रखना कि इतना पैसा यहाँ लगा, इतना पैसा यहाँ लिखा है, ठीक है, तो वो केक करता है। दूसरा कि भारत सरकार और राज्य सरकार के द्वारा कोई भी अगर संचालित निकाय है, उस निकाय के अंदर कितना पैसा आया, कितना पैसा लगा, तो उसकी लेखा परीक्षा करना भी किसका काम होता है, केक का काम होता है। तीसरा, अगर राष्ट्रपति या राज्यपाल है वो भी कोई अन्य काम सौंपते हैं तो वो काम भी कौन करता है, केक करता है। अच्छा, एक चीज और है कि हमने देखा कि ब्रिटेन का जो केक होता है और अपना केक होता है, यानी इंडिया का केक है, इन दोनों में बहुत ज्यादा अंतर ये है कि वैसे ज्यादा अंतर तो नहीं है, लेकिन ब्रिटेन का केक इंडिया के केक से थोड़ा सा अधिक प्रभावी क्यों है, क्योंकि उनमें नियंत्रण का जो गुण है वो ज्यादा होता है। गुण कैसे कि भाई इंडिया वाला केक है वो चीजों को इतना कंट्रोल नहीं कर पाता, पर ब्रिटेन का केक है वो क्या करता है, उसका चीजों पे कंट्रोल ज्यादा, यानी कंट्रोल की पावर उसके पास ज्यादा है। जबकि इंडिया के पास कंट्रोल की पावर नहीं है, बट की ऑडिटिंग कर सकता है, लेखा परीक्षा कर सकता है, पैसे लगने के बाद खर्च हुए वो कहाँ है उसकी रिपोर्टिंग कर सकता है, जबकि पहले क्या करना है इस मामले में क्या है, वो ज्यादा मतलब उसके पास इतनी पावर नहीं है, जबकि ब्रिटेन के केक के पास ये सारी चीजें हैं। दूसरी बात हमने देखा कि भारत सरकार के अंदर जो खर्चा होता है उसका लेखांकन करता है, लेकिन जो खुफिया एजेंसी होती है, मान लीजिए सीआईडी है या कोई रो है, उसके अंदर जितना भी पैसा खर्च होता है उस पैसे को किए गए वो ये नहीं कह सकता कि आप मुझे बताइए कि इतना पैसा कहाँ लगा, क्यों, क्योंकि भाई खुफिया एजेंसी है। लेकिन इस मामले में क्या होता है कि जितने भी जो खुफिया एजेंसी है उसके जो सरकारी अध्यक्ष है या उसके जो प्रशासनिक अधिकारी है उसको ये प्रमाण पत्र स्वीकार करना पड़ेगा कि हाँ भाई आपने इतने पैसे खर्च किए मैंने, है ना। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि मैं सीबीआई का अध्यक्ष हूँ, तो प्रशासनिक अधिकारी हूँ, उसका मुख्य हेड हूँ, तो अब केक मुझे कहेगा कि आपने 5 करोड़ रुपए खर्च किए तो कहाँ किए, अब मैं ये बता नहीं सकता क्योंकि भाई खुफिया एजेंसी है, तो ये नहीं बताएगा कि कहाँ किया है। तो उसको केक बोलेगा कि देखो आपको ये मानना पड़ेगा, ये प्रमाण पत्र स्वीकार करो कि आपने 5 करोड़ रुपए खर्च किए, तो फिर मुझे ये मानना पड़ेगा उस पद पे रहते हुए कि हाँ मैंने ये 5 करोड़ रुपए मेरे अंडर में खर्च हुए हैं। तो ये आप बात ऐड कर लेना। दूसरी बात कि भाई राष्ट्रपति और राज्यपाल है, ये भी जो कोई अन्य काम होते हैं जो भी केक के अंडर में आने वाले होते हैं वो उन्हें दे सकता है और केक उस कार्य को करेगा। अच्छा, एक चीज और इसमें नोट करने वाली बात है कि जब ये काम करता है केक, तो केक के पास सिविल न्यायालय की शक्तियां होती है, वो हमने पहले पढ़ लिया था, चीजों को आप पढ़ लेना कि इसके पास क्या होता है, सिविल जो न्यायालय होता है ना, सिविल न्यायालय किसके पास क्या होती है, शक्तियां होती है। क्योंकि भाई अब जब काम करोगे तो कोई आपके पास शक्तियां तो होनी चाहिए, क्योंकि ये क्या करता है जब भी किसी कंपनी की या निगमित निकाय है उसकी जब लेखा परीक्षा करता है, उसकी जांच पड़ताल करता है कितना पैसा कहाँ लगा है, तब वो क्या करता है किसी अधिकारी से कोई फाइल मंगवा सकता है, किसी अधिकारी को बुला सकता है, तो ये सारी पावर इसके पास होती है। दूसरी बात, एक बात और इसमें याद रखने वाली है कि जो केग है वो 1976 से पहले ना, ठीक है, ये बातें आपने लिख ली होगी शायद, कि केग है वो 1976 से पहले ना ये भारत सरकार के नियंत्रक और जो माले का परीक्षक के रूप में तो काम करता ही है, लेकिन ये पहला क्या है कि लेखांकन और लेखा परीक्षक दोनों के रूप में काम करता था 1976 से पहले। लेकिन 1976 के बाद में क्या हुआ कि इसके लिए एक लेखांकन के लिए एक अलग विभाग बना दिया, है ना। तो देखो केग है 1976 से पहले ना, केग क्या काम कर रहा था, ये लेखांकन और लेखा परीक्षक दोनों करता था, लेखांकन भी करता था और लेखा लेखा परीक्षा भी करता था, ठीक है, यानी लेखा परीक्षक के रूप में भी काम करता था। लेकिन 1976 के बाद में क्या होता है कि अब ये लेखांकन का काम नहीं करता, लेखांकन का काम नहीं करता, ओनली फॉर किसका काम करता है, ये लेखा परीक्षक का काम करता है। तो सर इसका क्या हुआ, इसके लिए एक अलग विभाग बना दिया, वो इसके लिए काम करता है, ठीक है। दूसरी बात हमने ये देख लिया कि भाई इसके पास क्या होता है, जब ये काम करता है तो इसके पास है सिविल न्यायालय की शक्तियां होती है,
है ना। भाई कुछ काम करेगा तो उसके लिए कुछ ना कुछ उनके पास होना चाहिए पावर, तो इसलिए इन्हें सिविल न्यायालय की शक्तियां प्राप्त होती है। और 1976 से पहले लेखांकन और लेखा परीक्षक दोनों करते थे, लेकिन 1976 के बाद में लेखांकन नहीं करता, लेखा परीक्षक के रूप में केवल कार्य करता है। दूसरी बात, लेकिन नोट रखने वाली बात यह है कि जो राज्य सरकार है, ये तो सब मामला किया केंद्र सरकार के समझ में था, ये तो केंद्र सरकार के समझ में था, जबकि जो राज्य सरकार है, इसमें बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि राज्य सरकार है, इसके दोनों काम करता है। कौन कौन से दोनों काम करता है? ये भाई केंद्र जो राज्य सरकार उसका लेखांकन का भी काम करता है और लेखा परीक्षक का भी काम करता है ना। हमने देखा कि भाई केंद्र सरकार के तो लेखांकन का काम तो नहीं करता, 1976 से पहले तो करता था, अब नहीं करता। ठीक है, केंद्र के बाद में लेखा परीक्षक का काम करता है केवल, लेकिन राज्य सरकार का दोनों काम करता है, लेखांकन का भी काम करता है और लेखा परीक्षक का भी काम करता है। ठीक है, तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब हम अगला एक फिर क्या है, अब अगला आर्टिकल पढ़ेंगे। तो आर्टिकल हमने दो तो पढ़ लिए, कौन कौन से आर्टिकल पढ़ लिए? हमने आर्टिकल पढ़ा 148 जिसमें नियंत्रक को माले का परीक्षक प्राप्त की, और फिर एक आर्टिकल हमने पढ़ा 149 जिसमें हमने ये कह रखा है कि भाई साहब उसके शक्तियां और कार्य पढ़े। अच्छा, शक्तियां मतलब कार्य और शक्तियां पढ़ी। अब आर्टिकल 150 है। आर्टिकल 150 क्या कहता है? आर्टिकल 150 कहता है कि जो संघ व राज्यों के जो खातों का प्रारूप है, खातों का प्रारूप है, वो किसके समान है? वो है ना राष्ट्रपति के अनुसार रखेगा। ठीक है, हमने पढ़ा कि नियंत्रक को माले का परीक्षक है, उसके अंदर जो आर्टिकल 150 है, ये कहता है कि संघ और राज्यों के जो खाते हैं, ठीक है, जो खातों का जो प्रारूप है ना, वो किसके समान रखेगा? वो राष्ट्रपति के अनुसार रखेगा, मतलब अनुसार रखेगा। कि चार आर्टिकल 148 149 150 और 151, जिसमें 48 हमने पढ़ा, 49 पढ़ा, फिर 50 पढ़ते हैं कि संघ और राज्यों के खातों का प्रारूप राष्ट्रपति के अनुसार वो रखता है। ठीक है, ये आर्टिकल तो हमने पढ़ लिया। अब आर्टिकल 51 आता है, वो महत्वपूर्ण है। इसमें यह आता है कि ये जो रिपोर्ट है, भाई नियंत्रक को मालेगा परीक्षक है, वो जितने भी जो खर्चे हुए हैं उनकी सारी रिपोर्ट बनाता है, और ये रिपोर्ट बनाकर किसको देगा? अगर केंद्र सरकार है का मामला है, मतलब स्तर है केंद्र स्तर पर, तो किसको देता है? राष्ट्रपति को। और जबकि राज्य स्तर पर ये जितनी भी रिपोर्ट बनाता है ना, वो किसको देता है? गवर्नर को देता है। तो देखो, केंद्र सरकार, अगर मामला बात केंद्र सरकार की है, तो ये रिपोर्ट किसको देता है? इसमें अकाउंट में लिख देते हैं रिपोर्ट, या हिंदी में प्रतिवेदन लिख सकते हो, पर रिपोर्ट ही लिखते हैं, रिपोर्ट। ठीक है, अगर मामला केंद्र सरकार का है, ठीक है, तो रिपोर्ट किसको देगा? राष्ट्रपति को देगा। और राष्ट्रपति से कहाँ रखेगा? संसद में रखेगा। अगर बात राज्य सरकार की है, बात राज्य सरकार की है, तो ये रिपोर्ट किसको देगा? राज्यपाल को देगा। राज्यपाल इसे कहाँ रखेगा? विधानमंडल में रखेगा। ठीक है, अच्छा एक बात यहाँ पे आपको नोट करने वाली वो है, वो क्या है कि राष्ट्रपति को रिपोर्ट देता है ना, ये रिपोर्ट कितने प्रकार की होती है? देखो, ये जो राष्ट्रपति को रिपोर्ट देता है, ये 3 प्रकार की रिपोर्ट होती है। किसको देता है? राष्ट्रपति को। कितने प्रकार की रिपोर्ट थी? 3 प्रकार की। कौन कौन सी? एक तो है विनियोग खातों से संबंधित, विनियोग जो खातों से संबंधित रिपोर्ट होती है ना, खातों से
संबंधी रिपोर्ट है ना, वो राष्ट्रपति को देता है। दूसरा है वित्त, जो कौन सी, दूसरी रिपोर्ट है वित्त खातों से संबंधित। वित्त खातों से संबंधित रिपोर्ट किनको देता है? राष्ट्रपति को देता है। तीसरे नंबर की रिपोर्ट है वो ये है कि जो सार्वजनिक उपक्रम की ना, सार्वजनिक उपक्रमों से संबंधित जो रिपोर्ट है ना, वो किसको देता है? राष्ट्रपति को देता है। हमने चीज पढ़ी कि भाई जो आर्टिकल 151 के अंदर रिपोर्ट है या प्रतिवेदन है, वो किसको देता है? राष्ट्रपति को देता है अगर केंद्र स्तर की बात है तो, और राज्य स्तर पर राज्यपाल को देता है। लेकिन जो राष्ट्रपति को रिपोर्ट देता है वो 3 प्रकार की रिपोर्ट होती है। कौन सी? एक तो जो विनियोग खातों से संबंधित रिपोर्ट होती है, और एक रिपोर्ट होती है वो वित्त खातों से संबंधित रिपोर्ट होती है, और तीसरी रिपोर्ट है वो सार्वजनिक उपक्रमों से संबंधित रिपोर्ट है। ये किसको देता है? ये राष्ट्रपति को देता है। 3 प्रकार की हमने रिपोर्ट पढ़ ली। अच्छा ठीक है, अब इसमें एक चीज हमने नोटिस, चलो ठीक है, ये तो हमने, आप इनका स्क्रीन लो, स्क्रीन शॉट लो, उसके बाद में बात करते हैं। ठीक है, अब एक जो महत्वपूर्ण जो इसके अंदर जो तथ्य बच गए हैं, फैक्ट है, वो मैं आपको लिखाता हूँ, क्योंकि पर्सन अध्यक्ष से भी आ जाते हैं कि भाई पहला अध्यक्ष कौन था, वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, वो सारी बातें हम अब करने वाले हैं। तो आर्टिकल तो इसके 4 आर्टिकल थे, वो हमने पढ़ ली। अच्छा, अब एक बात आप याद रखना कि जो महत्वपूर्ण तथ्य बात करते हैं, महत्वपूर्ण तथ्य, महत्वपूर्ण तथ्य के अंदर क्या आता है कि ये जो केग है ना, केग केग है, ये जो आर्टिकल 279 है, उसके अंदर जो शुद्ध आगम है, उस शुद्ध आगम की जो गणना है, उसका जो अंतिम प्रमाण पत्र है ना, ये भी कौन देता है? ये भी केग देता है कि भाई 279 के अंदर जो शुद्ध आगम की गणना है, उसका जो अंतिम प्रमाण पत्र है वो भी केग देता है। ठीक है, ये हमने एक्स्ट्रा पढ़ा है क्योंकि ये कार्य के अंदर नहीं है, कार्य के अंदर वो 3 बातें थी, हमने वो पढ़ ली। उसके बाद में एक बात ये है कि केग है वो, ये गणना संबंधी अंतिम रिपोर्ट इसी की होती है। या फिर हम एक बात करते हैं इसके आयोग के जो जो प्रमुख अध्यक्ष है ना, उनकी बात करते हैं कि भाई जो केग है, ये जो प्रथम केग कौन थे? जो देखो वी जो नरहरि है ना, वी नरहरि राव साहब है, वो क्या थे? प्रथम केग थे, और इनकी नियुक्ति कब होती है? 1948 में होती है। ठीक है, तो सर फिर 14वें कौन थे? वर्तमान में कौन है? देखो वर्तमान में बताने से पहले मैं बताऊंगा कि जो 14वें केग है ना, वो कौन थे? वो गिरीश चंद्र मुर्मू साहब है। और अब हाल ही में 15वें जो वर्तमान में किए गए जो 15 नंबर के हैं, वो कौन है? वो है के संजय मूर्ति साहब। के संजय मूर्ति साहब क्या है? वर्तमान में किए गए। तो हमने ये चीजें पढ़ी कि भाई केग है वो जो आर्टिकल 279 है उसमें शुद्ध आगम की गणना है, उसका अंतिम प्रमाण पत्र भी कौन देता है? केग देता है। और प्रथम केग है वो वी नरहरि राव थे, 1948 में नियुक्त हुए। और 14वें केग कौन थे? 14वें केग है हमारे गिरीश चंद्र मुर्मू साहब है। ठीक है, गिरीश चंद्र मुर्मू जी है। उसके बाद वर्तमान में 15वें कौन है? 15वें ना, वो केग है जो वर्तमान में 15 नंबर के केग है, वो है के संजय मूर्ति साहब। अच्छा, के संजय मूर्ति साहब और संजय मल्होत्रा और संजीव खन्ना है ना, संजीव खन्ना, ये 3 कंफ्यूजन वाले। तो देखो संजय मल्होत्रा है वो आरबीआई के गवर्नर है, और संजीव खन्ना है वो भारत की सीजीआई है। ठीक है, तो ये कंफ्यूजन वाले आप एक्स्ट्रा नोट कर लेना। अच्छा, एक चीज और इसमें जो है वो रह गई, मैं आपको बताता हूँ कि जो ये केक है, चलो हम इसको कर देते हैं भाई, चलो इस साइड में इधर लिख देते हैं कि ये हमने पढ़ा। उसके बाद में एक चीज ये थी
कि जो केग है, इस केग पर जो टीका टिप्पणी का संबंध में जो कार्रवाई है वो किसके करने की इसके संबंध में सकते हैं किसके पास है? जो केग है इस पे जो टीका टिप्पणी का मामला होता है ना, टीका टिप्पणी है, टिप्पणी इसके संबंध में कार्रवाई करने की शक्ति किसके पास होता है? कार्रवाई ये कौन करता है? ये संसद है। जबकि केग है इसकी जो छुट्टी से संबंधित मामला होता है ना, छुट्टी, ये इसको मंजूर करना है या फिर ना मंजूर करना है, ठीक है, ना मंजूर करना है, ये कौन करता है? ये राष्ट्रपति के पास इसकी शक्ति है, ठीक है भाई। केग इसकी टिप्पा टिप्पणी की कार्रवाई का मामला संसद देखती है, जबकि इसकी छुट्टी के संबंधी केग है ना, केग की जो छुट्टी के संबंधी जो इसको मंजूर करना है या इसको मंजूर नहीं करना है वो कौन देखता है? वो देखता है राष्ट्रपति। और रही कि इसमें देखो गौर करने वाली बात ये कि जो केग है, जो केग देखा कि अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को देता है और राष्ट्रपति को रिपोर्ट देने के बाद में क्या होता है कि जो से राष्ट्रपति को रिपोर्ट दी तो उस रिपोर्ट में जो राष्ट्रपति संसद में रखता है और जब संसद में इसको रखता है ना, उस संसद में रखने के बाद में क्या होता है कि उस केग, जैसे मान लीजिए केग ने क्या दी अपनी रिपोर्ट आर्टिकल 151 के तहत रिपोर्ट किसको दी है ना, रिपोर्ट राष्ट्रपति को दी और राष्ट्रपति से कहाँ रखेगा? संसद में रखेगा। तो संसद में क्या होता है? संसद में जो लोक लेखा समिति होती है ना, क्या होती है? जो लोक लेखा समिति है, ये समिति क्या करती है? इस रिपोर्ट की क्या करती है? जिस रिपोर्ट की क्या करती है वो जांच करती है, जांच करती है। जब इस रिपोर्ट की जांच करती है तो कहते हैं कि जो लोक लेखा समिति है ना, इसे भाई ये रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट की जांच लोक लेखा समिति करती है। तो इस लोक लेखा समिति का मित्र या लोक लेखा समिति का मार्गदर्शी या गाइड किसे कहते हैं? के को कहते हैं। यानी कि इस लोक लेखा समिति है, इसका मित्र या मार्गदर्शक या गाइड किसे कहते हैं, है ना? तो गाइड किसे कहते हैं? ये सब कैग को कहते हैं, ठीक है। रिपोर्ट रखी और रिपोर्ट हमें पता है कितने प्रकार की रिपोर्ट है राष्ट्रपति को, 3 प्रकार की रिपोर्ट देता है ना। वो हमने एक एक डिस्कस कर ली थी कि 3 प्रकार की रिपोर्ट देता है। तो ये एक एक चीजें हमने सीक्वेंस से देख लिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो देख लेना,